तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव केस को जीरो पुट किया। जीरो पुट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू बना ए। एक मिनट स्टूडेंट, कलर चेंज कर देता हूँ। सो ए साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा is equal to b cos theta upon sin square theta. It's okay. Now cross multiplication, then we get a sin cube theta is equal to b cos cube theta. Now sin cube theta upon cos cube theta is equal to b upon a. This is implied tan cube theta is equal to b upon a. This is implied tan theta is equal to cube root of b upon a. Now tan theta is equal to cube root of b upon cube root of a. देखिए स्टूडेंट, जब एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में पता आपको tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जब वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रूव करना होगा हाइपोटेनियस की जो मिनिमम लेंथ है। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, ये प्रूव करना है द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज a raised power 2 upon 3 plus b raised power 2 upon 3 and whole power 3 upon 2। ये प्रूव करना है स्टूडेंट। यानी AC इज इक्वल टू है AP प्लस में PC। मुझे AP चाहिएगा, मतलब मुझे AP की एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, तो A सेकेंड थीटा आई और B कोसेकेंड थीटा आई। यानी मुझे सेकेंड थीटा का वैल्यू चाहिए और कोसेकेंड थीटा का वैल्यू चाहिए A और B की फॉर्म में। तो वो आप कैसे निकाल पाओगे? वो आप तभी निकाल पाओगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम से। पहले हाइपोटेन्यूस निकालिए इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC square is equal to BC square plus AB square. Now BC is A raised power 1 by 3 का whole square and square of AB, and AB is cube root of 1 by 3. Now which is equal to A raised power 2 by 3 plus B raised power 2 by 3. Now AC is equal to square root of A raised power 2 by 3 plus B raised power 2 by 3. Next is secant theta is equal to, secant theta किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले h अपॉन b। h क्या है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस क्या चल रहा है यहाँ पर? a रेज पावर 1 by 3। सिमिलरली आप कोसेकेंट थीटा का वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट। कोसेकेंट किसके इक्वल है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2। आगे लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, दोनों ही वैल्यू को मैं आगे लिख रहा हूँ।
Now secant theta is equal to and cosecant theta is equal to square root of a raised power 2 by 3 plus b raised power upon 2 by 3 upon a raised power 2 by 3 square root of a raised power 2 by 3 plus b raised power 2 by 3 upon b raised power 2 upon 3. Now AC is equal to the student a secant theta प्लस b कोसिकेंट थीटा. आप सेकेंड थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3 पावर 1 by 2 a रेज पावर 2 by 3 प्लस b और इंटू में a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3 रेज पावर 1 by 2 अपॉन b रेज पावर 2 by 3. यहाँ आपकी वैल्यू 1 है, यहाँ आपका वैल्यू 1 है स्टूडेंट, b की पावर भी 1 है, तो इधर से आएगा आपका a रेज पावर 1 में से 2 by 3 को माइनस करोगे तो 1 by 3 बचेगा, a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3 रेज पावर 1 by 2 प्लस b रेज पावर 1 by 3 a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3. a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा. आप एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला वैल्यू है जो स्टूडेंट, एक मिनट, ये जो a रेज पावर 2 by 3 है स्टूडेंट, ये 1 by 3 है ट्रायंगल के अंदर, तो इसको मैं 1 by 3 कर देता हूँ. नाउ अब a रेज पावर 1 by 3 इधर भी और इधर भी, सो अपॉन में यहाँ भी 1/3 आएगा और इधर भी 1/3 आएगा. 1 माइनस 1 by 3 तो 2/3 आएगा, इधर भी 2/3 आएगा, और ये कॉमन लेने के बाद अंदर जो वैल्यू आएगी a रेज पावर 2 by 3 प्लस b रेज पावर 2 by 3. अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 by 2 है. जब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. 1 में जब आप 1 by 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 by 2. एक तो आपको स्टूडेंट ये प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो मिनिमम लेंथ होगी. दूसरी बात, लेंथ तो ये प्रूव होगी, मिनिमम लेंथ प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वो ऑब्वियसली क्या आएगा, ग्रेटर देन. सो AC इज मिनिमम, तो यही आपको प्रूव करना था
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस की जो मिनिमम लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, a रेज पावर 2/3 प्लस b रेज पावर 2/3 होल पावर 3/2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट height of the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is one third that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube 10 स्क्वायर अल्फा। तो स्टेटमेंट समझिए स्टूडेंट, सिलेंडर की जो हाइट है हमारी वो क्या होगी, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, दिखाना है यानी प्रूव करना आपने। विच कैन बी इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन, जो सिलेंडर आपका वो कोन के अंदर बना हुआ है और कोन की हाइट h है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी सिलेंडर की जो हाइट है कोन की हाइट का 1/3 है और उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है और कॉन की जो हाइट है वो प्रूव करनी है 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। सो कम टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट कोन का, क्योंकि कोन के अंदर सिलेंडर है। अब इस कोन के अंदर सिलेंडर है, कोन के अंदर आप एक सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। और cylinder of greatest volume which can be inscribed in right circular cone of height h, जो कौन है उसका हाइट ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है स्टूडेंट। सेमी वर्टिकल एंगल है हमारा अल्फा एंड दिस इज ए बी सी और
यहाँ पर आप इसका नाम रख दीजिएगा O पॉइंट, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हाइट इसका h लिया और कोन की जो रेडियस है उसको हम r से राइट कर लेते हैं, बट जो सिलेंडर है उसकी हाइट को हमने z से लिख दिया, और सिलेंडर की जो रेडियस है स्टूडेंट, सिलेंडर की जो रेडियस है उसको आप x से लिख लीजिए, ये आपका x है। नाउ उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये पूरी हाइट h है, सिलेंडर की हाइट z ले ली, तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है दैट इज जो ओ ए है, वो बचेगा हमारा कितना, h माइनस जेड। मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले तो लिखता हूं लेट x एंड z बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की रेडियस को हमने x से लिखा है और हाइट को हमने z से लिखा है। और दूसरी बात, जो कोन की रेडियस है उसको r से लिख दिया, हाइट पहले से गिवन है, और वॉल्यूम किसका मैक्सिमम दिखाना है, सिलेंडर का। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हम v से डिनोट कर लेते हैं, एंड v बी इट्स वॉल्यूम। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर जेड। अब आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर या तो x के वैल्यू की या फिर z के वैल्यू की, क्योंकि हमें फंक्शन सिंगल वेरिएबल में करना होता है पहले, तब इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ, यहाँ आप नाम रख लीजिए ए बी सी, तो डी नाम रख लीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ डी ये डी पॉइंट, इन ट्रायंगल ए ओ डी टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पर बनता है, तो यानी ओ ए तो हो गया हमारा बेस और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओ डी, यानी ओ डी अपॉन ओ ए। और जो ओ डी है हमारा, ओ डी कौन है, सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस है एक्स, ओ ए कितना है, एच माइनस जेड। सो दिस इज इम्प्लाई, यहां से जब आप x निकालोगे तो क्या आएगा, h माइनस जेड इंटू टेन अल्फा। आफ्टर दैट इस वैल्यू को आप यहाँ वॉल्यूम में पुट कर दीजिएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, h माइनस जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू जेड। ओके, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू में जेड इंटू में टेन स्क्वायर अल्फा। सो पाई जेड की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस टू एच जेड स्क्वायर।
तो देखिए स्टूडेंट, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो या तो एक्स वेरिएबल में या जेड में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को तो रिप्लेस कर दिया, पूरा फंक्शन जेड वेरिएबल में हो गया। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो अब जेड ही चल रहा है। अल्फा स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। दूसरी बात, एच कोन की हाइट वो भी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। और जो चीज स्टेटमेंट के अंदर गिवन होती है वो एज ए कांस्टेंट काउंट की जाती है। आफ्टर दैट दिस इज इम्प्लाइज v इज इक्वल टू है हमारा पाई एज इट इज टर्म। नाउ आफ्टर दैट डूइंग द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ओके, डू इट। Differentiate with respect to z, we get dv upon dz is equal to pi h square plus में 3z square minus 4hz into 10 square alpha. It's okay, very good. Come to the next step. So put dv upon dz is equal to 0. This is implied dv अपॉन dz को जब आप 0 पुट करोगे स्टूडेंट, पाई टेन स्क्वायर अल्फा 0 हो जाएंगे। पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में है अपना एच स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4hz इज इक्वल टू 0. सो एच स्क्वायर माइनस 4hz प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन पाई टेन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 0. सो दिस इज इम्प्लाइड, देखो स्टूडेंट यहाँ पर ना h के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। h के अंदर जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आप यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर सकते हो। 3hz माइनस hz प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले दो में से जब आप h कॉमन लोगे तो h माइनस 3z आएगा। यहाँ से फिर माइनस z कॉमन लिया तो h माइनस 3z इज इक्वल टू 0। h माइनस 3z into में h minus z is equal to 0. So this is implies h is equal to z and h is equal to 3z. देखो स्टेटमेंट के अंदर एक बात बोली गई थी, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन। यानी सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है स्टूडेंट, कोन की हाइट का 1/3 होगा। जब सिलेंडर की हाइट कोन का 1/3 होगा तो एक बात पक्की है, एच जेड के इक्वल नहीं हो सकता। यहां से जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 3। जो बात स्टेटमेंट के अंदर है वो भी प्रूव हो गई और ये नॉट पॉसिबल है, एच इज नॉट इक्वल टू जेड। सो आफ्टर दैट यहां पर अब आप क्या करोगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो दिखाना है 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, और एक इसका वॉल्यूम है जो वो मैक्सिमम दिखाना है। ओके,
फर्स्ट डेरिवेटिव का तो आप सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिएगा, वो पक्का नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। आफ्टर दैट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, जेड था, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे ऐसा करेंगे, जेड की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, तो आप इधर से राइट हटा दीजिएगा और फिर बैक जाइए और लिखिएगा पाई इंटू एच माइनस जेड का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू जेड। v इज इक्वल टू पाई, h का वैल्यू डालिए, यहां से h का वैल्यू जब डालेंगे हम, नहीं h में तो हमने आंसर लेके आना है, तो h में भी आंसर लेके आना तो वैल्यू z की रखनी पड़ेगी। h माइनस जेड की वैल्यू है h अपॉन 3, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में फिर जेड है, जेड की वैल्यू रख दो h अपॉन 3। जो चीज हमें प्रूव करनी है वो h में आ रही है स्टूडेंट, इसलिए h को नहीं चेंज करना, करना z को है, क्योंकि z की जरूरत है ही नहीं हमें। पाई 3 आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2h अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू h अपॉन 3। सो पाई 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा multiply h upon 3. So this is implied v is equal to 4 upon 27 pi h cube 10 स्क्वायर अल्फा, एक यही चीज प्रूव करनी थी। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें दिखाई हैं कि जो हमारे सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 होगा, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, और वॉल्यूम ये प्रूव कर, यही हो चुका है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने ट्राई किया है, सोल्व किया है। अब हम करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर नंबर 7, और एक नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो 7 स्टूडेंट वो क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर दो टाइप आएंगी, एक होगा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होगा डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे और उसके बाद आता है फाइनाइट इंटीग्रल। व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनेट इंटीग्रल? सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन जस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव। जो भी हमारा डेरिवेटिव होता है उसका एंटी होता है, बिल्कुल। वो कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज क्या होता है, cos x। जब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है तो खुद cos x क्या होता है, इंटीग्रल होता है। cos x इज एन इंटीग्रल ऑफ साइन। तो फिर तो ऐसा हो सकता है साइन एक्स प्लस 1 डाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव cos x है, तो फिर तो क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x है, तो जो हमारा साइन एक्स है वो डेरिवेटिव बनेगा cos x का, यहाँ पर वही बात होगी। चेंज कर देते हैं,
नाउ साइन एक्स इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। देखो साइन का डेरिवेटिव तो कोस है, साइन खुद कोस का इंटीग्रेशन आएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इज कॉस एक्स। नाउ sin x plus 1 is an integral of cos x। देखो पीछे भी क्या हुआ था, cos x का इंटीग्रेशन sin x बना, और अब cos x का इंटीग्रेशन sin x plus 1 भी बन रहा है। ऑब्वियसली बनेगा, क्यों? क्योंकि sin का डेरिवेटिव भी cos होता है, sin x plus 1 का डेरिवेटिव भी cos होता है। ऐसे तो फिर आप sin x के प्लस में 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, सभी का डेरिवेटिव cos x बनेगा। और जब सभी का डेरिवेटिव cos x बनता चला जाएगा तो sin cos x के तो काफी सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल बोला ही क्यों गया? इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल इसीलिए बोला गया क्योंकि एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं, और जब बहुत सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं तब इसका नाम क्या रखा गया? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी एक फंक्शन के इतने डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन आ सकते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो एक रिमार्क में कॉमन बात कर लेता हूं। कॉमन बात क्या स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया साइन एक्स प्लस सी ले लेता हूं मैं। अब होता क्या, अब सी की जगह ना 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। सी की जगह -1 भी आ गया, -2 भी आ गया, -3 भी आ गया, -4 भी आ गया। तो सब का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। और आप यहाँ पर ना सी को कोई रियल नंबर बता दीजिए। नाउ sin x plus c is an indefinite integral of cos x। और यदि मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, मैथमेटिकली अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट देखिएगा, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का हमारा ये वाला सिंबल होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन है किसका? ये sin x प्लस cos x का। और हुआ किसके विद रिस्पेक्ट टू x, which is equal to sin x plus c, where c is an arbitrary constant। स्टूडेंट होता क्या यहाँ पर, cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x प्लस c, यहाँ पर जहां पर कि c किस लिए रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर c इसलिए रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट क्योंकि एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं, और c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, सभी रियल नंबर्स को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके लिखा है। तो आफ्टर दैट अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट देखिएगा, बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूले राइट कर रहा हूं। हम स्टूडेंट एक एक फार्मूला रीड आउट करेंगे, उसके साथ एक एक एग्जांपल सोल्व करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट इज
ये जो मैंने आपको सिंबल बताया स्टूडेंट, ये सिंबल इंटीग्रेशन का होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो dx बता रहा है वो बता रहा है आप इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। और प्लस में जो c लगाया ये बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं किसी फंक्शन के, इसीलिए लगाया है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n। जिस तरह से डेरिवेटिव होता था ना x रेज पावर n का, ऐसे इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c जरूर लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं। नाउ अब आप एक एग्जांपल लीजिएगा यहाँ पर। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज पावर 8 का, तो आप क्या करोगे, एक्स रेज पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस में c विच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 9 अपॉन 9 प्लस में c। नाउ ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल करते हैं। आपसे स्टूडेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 अपॉन रूट एक्स। अब ये नहीं है कि ये इस फॉर्म में नहीं आता, जो इस फॉर्म में नहीं आता तो कई बार वो बनाना पड़ता है। आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से पहले इसको ऊपर लेकर जाइएगा। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, और जब इस पावर नेगेटिव होगा तो ये एक्स रेज पावर एन की फॉर्म का बन जाएगा। फार्मूला लगाओगे आप n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c विच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस में c विच इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस में c। नाउ कम टू द नेक्स्ट फार्मूला। F2 लिख देता हूं ताकि याद रहे, फार्मूला नंबर 2 इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज पावर n इंटू dx इज इक्वल टू ax प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। जो भी हमारे इस टाइप के फंक्शन होंगे ax प्लस b रेज पावर n के, उन सब में खास बात ये है कि आपको ये याद रखना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपने नीचे लिखना है n प्लस 1 के साथ। नाउ अब आप एक एग्जांपल लीजिए इसका। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 रेज पावर 9 इंटू dx, सो विच इज इक्वल टू 2x प्लस 9 रेज पावर में 1 ऐड करोगे अपॉन में 10 इंटू में x का कोफिशिएंट राइट करना है। x का कोफिशिएंट हमारा 2 है तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू 2x प्लस 9 रेज पावर 10 प्लस में c विच विल बी आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा इसका। सेकंड एग्जांपल कुछ आप इस टाइप का ले सकते हो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2x इंटू में dx। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा आपका, और फॉर्मूला लगाओगे तो 7 माइनस 2x 1 ऐड करोगे 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो 2 से 2 कैंसल, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2x प्लस में 6, दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो अभी हमने पहले दो फॉर्मूले किए